तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां हम ये जानने वाले हैं कि आखिर कैसे BMW ड्रिफ्ट किंग बनी और कैसे ड्रिफ्ट की डिस्कवरी हुई। कौन थी वो पहली कार जिसमें पहली बार ड्रिफ्ट डिस्कवर की गई थी। और इन सब में एक सवाल ये भी है कि क्या BMW जो जान ही जाती है ड्रिफ्टिंग के लिए, ड्रिफ्टिंग जिसके बिना BMW हमेशा से अधूरा है। पर इनकी लव स्टोरी में कौन किसके प्यार में था? क्या जितनी मोहब्बत ड्रिफ्ट BMW से करती थी, क्या BMW को भी उतनी मोहब्बत थी ड्रिफ्टिंग से? और इन सारे सवाल के जवाब जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर कब जन्म हुआ ड्रिफ्ट का। तो साल था 1970, जापान के फूजी स्पीडवे पर एक इंटेंस रेस चल रही थी। कार्स अपनी फुल स्पीड में थी और हर ड्राइवर अपना बेस्ट दे रहा था। पर वहाँ एक बंदा था जो सिर्फ रेस जीतने नहीं, कुछ नया करने आया था। कुनिमित्सु तकाशी, एक रिटायर्ड बाइक रेसर जिसे सिर्फ एक चीज से प्यार था, स्पीड। तकाशी जो पहले एक मोटरसाइकिल रेसर थे, उन्होंने एक एक्सीडेंट के बाद कार रेसिंग की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उनका प्यार स्पीड के लिए कभी कम नहीं हुआ। और उस दिन अपनी निसान स्काईलाइन GTR में उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। एक टाइट कॉर्नर को अप्रोच करते हुए जब बाकी ड्राइवर ब्रेक लगाते, तकाशी ने एक्सेलरेटर दबा दिया। रिजल्ट, कार के रियर टायर स्लिप होने लगे और पूरी कार एक कंट्रोल स्लाइड से कॉर्नर से निकल गई। लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। क्योंकि उस वक्त अगर किसी कार का ओवर स्टीयर होता था तो ड्राइवर का बस एक ही रिएक्शन होता था, पैनिक। क्योंकि ओवर स्टीयर का मतलब था कार अपने कंट्रोल से बाहर जा रही है और ज्यादा चांसेस होते थे कि कार स्पिन करेगी या ट्रैक से बाहर चली जाएगी। हर ड्राइवर का इंस्टिंक्ट ये होता था कि ब्रेक्स लगाओ और कार को संभालो, क्योंकि एक गलती का मतलब था रेस का द एंड। और रूमर्स की माने तो कुनिमित्सु की सोच बाकी ड्राइवर से काफी अलग थी, क्योंकि उसे स्पीड से तो प्यार था पर उसे नफरत थी कॉर्नर ब्रेकिंग से, क्योंकि वही एक ऐसा स्पॉट था जहां हर कोई स्लो डाउन होता था। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए कुनिमित्सु ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से जन्म हुआ एक ऐसे आर्ट का जिसे आज हम ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। और गौर करने वाली बात तो यह है कि अगर निसान GTR वो पहली कार थी जिसमें पहली बार ड्रिफ्ट हुई थी, तो फिर BMW और ड्रिफ्ट का रोमांस कब शुरू हुआ? क्या ड्रिफ्ट और निसान की लव स्टोरी में BMW थर्ड व्हील था? लेकिन याद रखो, पहले प्यार में सबका कटाई है और BMW और ड्रिफ्ट की कहानी तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। ये जापान की कार्स या जापान के एंथुसियास्ट या इसे कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि अगर गौर करोगे तो आज की निसान GTR स्पीड ड्रिफ्ट नहीं कर सकती बिना ड्रिफ्ट ट्यूनिंग के। तो अगर तुम ये सोच रहे होगे कि निसान GTR R35 ने तो 300 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे ड्रिफ्ट की थी, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसे कस्टम ट्यून किया गया था ऐसी ड्रिफ्ट को एक्चुअल में करने के लिए। तो 1970s में एक निसान कैसे ड्रिफ्ट कर सकती है? और यही सेम बात जापान के कार गाइस के दिल में खटक रही थी, क्योंकि उनकी निसान ड्रिफ्ट नहीं कर रही थी। और उनमें से एक हमारा DK यानी ड्रिफ्ट किंग भी था। और ट्यूनिंग उस वक्त एक बहुत ही धुंधली चीज थी लोगों के लिए, कि हाँ नाम तो जानते हैं पर होता क्या है कैसे पता नहीं, क्योंकि उस वक्त रील्स नहीं थी ना। लेकिन अब असली मसाला यही से शुरू होता है, क्योंकि मैंने तुमसे शुरुआत में सवाल करा था कि कौन थी वो पहली कार जिसमें पहली बार ड्रिफ्ट की गई थी, और उसका जवाब तुम्हें मिल ही गया, निसान स्काईलाइन 2000 GTR, जिसे हाकोसुका नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ हाकोसुका वर्ड पर जरा गौर करना, क्योंकि ये दो जापानीज वर्ड से मिलकर बना है। हाको यानी होता है बॉक्स और सुका है शॉर्ट फॉर्म सुक्रेन का, जिसका मतलब होता है स्काईलाइन। और अगर तुम गूगल करोगे विच इज द फर्स्ट कार दैट गेट्स ट्यून्ड इन जापान, तो आंसर मिलेगा द निसान स्काईलाइन हाकोसुका wasn't the first car to be tuned, but it was the first car to be modified in Japan. The Hakosuka was the part of the rise of tuning culture in Japan in 1970s. जिसका कहना है कि ये कोई फर्स्ट ट्यून्ड कार तो नहीं है, लेकिन ये पहली मॉडिफाइड कार है जापान की। और अगर तुम गौर करोगे तो 1972 में कुनिमित्सु ने सेम गाड़ी से रेस जीती थी, और ये वही सेम गाड़ी है जिसे पहली बार मॉडिफाई किया गया था जापान के अंदर। और इस कार ने जापान के कार कल्चर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और अगर तुम सच में ड्रिफ्टिंग की कहानी को डिटेल में समझना चाहते हो तो सिर्फ उसकी शुरुआत देखना काफी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आर्ट तभी अमर बनता है जब उसे कोई अपनी पहचान बना लेता है। ड्रिफ्ट एक नई टेक्निक थी, एक एक्सपेरिमेंट था जो कुनिमित्सु तकाशी ने शुरू किया, लेकिन उसे एक अलग लेवल पर ले जाने वाला बंदा कोई और ही था, कोई जो ड्रिफ्टिंग का सिर्फ एक पार्ट नहीं बल्कि उसका एक ऐसा चेहरा बन गया जो हर कार गाय के जहन में आज भी जिंदा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ड्रिफ्ट किंग केइची त्सुचिया की। त्सुचिया का जन्म 1956 में एक छोटी सी माउंटेन विलेज टोमी नागाओ में हुआ था। उसका कोई भी रेसिंग बैकग्राउंड नहीं था और उसकी फैमिली मेटल वर्किंग शॉप चलाती थी और छोटी सी उम्र में कैश डिलीवरी का काम करता था, जो इनडायरेक्टली उसको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस दे रहा था। फिर आता है साल 1970s, वही सेम साल और वही सेम रेस जिसमें पहली बार तकाशी ने ड्रिफ्ट की थी। और ये वही सेम डे था और वही सेम रेस थी जब सब कुछ बदलने वाला था। केइची त्सुचिया जो अब एक 14 साल का टीनेजर था, वहाँ साड़े ने देख ली ड्रिफ्ट और वो साड़ा हो गया पागल कि ये क्या चीज है भाई। और अब केइची त्सुचिया का जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही था, मुझे अपनी खुद की कार चाहिए ताकि मैं रेसिंग टेक्निक प्रैक्टिस कर सकूं। और 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद 21 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कार ली। और कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उसकी पहली कार निसान स्काईलाइन GTR कैनमेरी थी, और कुछ कहते हैं कि एक सिंपल निसान बनी B110 थी। और अब तुम सोच रहे होगे भाई ड्रिफ्ट किंग तो टोयोटा E86 चलाता था, मैंने भी प्लप्सी वीडियो देख रखी है, तो फिर ये कार्स कहाँ से आ गई? तो इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। तो साल था 1984, जब एक रेस के
दौरान उसकी कंसिस्टेंट विंस देखकर लोकल रेसिंग टीम और स्पॉन्सर जैसे कुराता जिदोसा और बंदोए सकोई ने उसको सपोर्ट देना शुरू किया। और यहाँ गेम पूरी तरीके से बदलने वाला था, क्योंकि जब रेस की शुरुआत के कुछ मिनट पहले उसके स्पॉन्सर्स ने एक डील ऑफर की कि अगर सुचिया अपनी क्लास में चैंपियनशिप जीत जाए तो उनकी तरफ से उसको एक टोयोटा AE86 मिलेगी। सुचिया ने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया और 1984 में उसको टोयोटा AE86 स्प्रिंटर टोरिनो मिली, जो बाद में उसकी सिग्नेचर कार बन गई। और ये टर्निंग पॉइंट था जिसमें उसको कार्स और पार्ट का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा। और यहाँ से ड्रिफ्ट किंग की लाइफ में एंट्री होती है ड्रिफ्ट की, क्योंकि अब उसके हाथ में उसकी किस्मत बदलने वाली टोयोटा AE86 थी, जो थी एक ऑर्डिनरी हैचबैक, लेकिन वो थी एक जापानीज टोयोटा जिसमें मिलता है फैक्ट्री फिटेड अनलिमिटेड ट्यूनिंग पोटेंशियल। जिसका मतलब है कि एक सब्जी लाने वाली कार को एक ड्रिफ्ट मॉन्स्टर बनाने की रेसिपी ऑलरेडी जापानीज कार्स में फैक्ट्री फिटेड आती है, तुम्हें बस गैस ऑन कर उसे पकाना है। और इसी सीक्रेट रेसिपी और कुछ ट्यूनिंग गराज की मदद से उसने अपनी टोयोटा AE86 को ड्रिफ्ट के लिए ट्यून किया। और आने वाले 3 सालों तक उसने अपनी कार को गहराई से समझा और ड्रिफ्ट की टेक्निक को बिना किसी मेंटरशिप के एक्सप्लोर किया और उसमें मास्टर्स हासिल की। और फिर आता है साल 1987, जब सुचिया ने एक ऐसी चीज की जो ड्रिफ्ट के फ्यूचर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उसने कुछ कार मैगजीन्स और ट्यूनिंग शॉप के साथ मिलकर एक वीडियो बनाई, प्लप्सी। और सबसे गौर करने वाली बात तो ये थी कि ये वो जमाना था जब इंटरनेट था ही नहीं और प्लप्सी एक VHS टेप में आई थी। और ये टेप इतनी ज्यादा सर्कुलेट हुई कार गाइस के बीच कि सिर्फ कुछ हफ्तों में ड्रिफ्ट अब पहुंच चुकी थी यूरोप। फाइनली हीर यानी ड्रिफ्ट रांझा यानी BMW के शहर में आ चुकी थी। लेकिन अपने BMW भाई साहब तो कहीं और रिस्क लाने में मशरूफ थे, क्योंकि BMW के ऑफिशियल्स यानी BMW के पापा नहीं चाहते थे कि उनके बेटे यानी BMW E30 गलत रास्ते पर जाएं, क्योंकि शर्मा जी और गुप्ता जी यानी मर्सिडीज और ऑडी दोनों की इमेज एकदम साफ सुथरी थी। और BMW के ऑफिशियल्स को ड्रिफ्ट के बारे में पहले से पता था। वो ये बखूबी जानते थे कि उनके बेटे यानी BMW E30 के अंदर वो सारे अवगुण हैं जो ड्रिफ्ट के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन उस जमाने में ड्रिफ्ट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। लोग इसे डेंजरस स्पोर्ट समझते थे और यही वो वजह थी कि BMW नहीं चाहता था कि उनका बेटा ड्रिफ्ट से आशिकी लड़ाए। और इसीलिए जानबूझकर उन्होंने BMW को हमेशा से ट्यूरिंग चैंपियनशिप और ग्रिप रेसिंग की तरफ भटका कर रखा, ताकि उनकी इमेज मर्सिडीज और ऑडी की तरह साफ सुथरी रहे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। पीछे की ड्रिफ्ट वीडियो देखने के बाद यूरोप के कार गाइस के बीच जीने की एक लहर जाग उठी, क्योंकि जो कार तेज चलती थी लेकिन सीधा सीधा वो अब साइडवेज में सबको धूल चटा दी थी। और मैं बात कर रहा हूँ BMW E30 M3 की, जिसे ड्रिफ्ट किंग भी कहा जाता है, क्योंकि जो लोग पहले से E30 चला रहे थे उनके दिमाग में एक नया थॉट आया, अरे ये साइडवेज भी जा सकती है। BMW के रियर व्हील ड्राइव मॉडल जैसे स्पेशली लाइट वेट E30 3 सीरीज लोगों के फेवरेट ड्रिफ्ट वेपन्स बन गए। और इसके पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली, सस्ती थी। दूसरी, सिर्फ एक डिफरेंशियल वेट के बाद तुम प्रॉपर ड्रिफ्ट कर सकते हो। और सबसे मसालेदार, BMW E30 को कोई ट्यूनिंग की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें बस शोरूम से निकालनी है, डिफरेंशियल वेट करवाना है और बूम, तुम प्रॉपर ड्रिफ्ट कर सकते हो। और ये सब कुछ BMW ने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था और BMW को इससे कोई लेना देना नहीं था। उनका फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल रेसिंग पर था, जैसे कि 1987 वर्ल्ड टूरिंग कार चैंपियनशिप का टाइटल BMW M3 ने जीता। उनका फोकस था अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। और ड्रिफ्ट एक ऐसी चीज थी जो उनके DNA में तो थी, पर BMW के एग्जीक्यूटिव्स को ये ड्रिफ्ट कल्चर जरा भी नहीं पसंद था। वो लोग अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन का क्लियर और रिफाइंड इमेज मेंटेन करना चाहते थे, ना कि इलीगल स्ट्रीट रेसेस और स्मोकी बर्नआउट से जुड़ना चाहते थे। और भाई 80s और 90s में BMW का एक और वाइल्ड रेपुटेशन था। ये गाड़ियां स्ट्रीट रेसेस और कार थीव्स के बीच में सबसे बड़ा क्रेज बन चुकी थी। पुलिस तक ने BMW का स्लैंग बनाया था, ब्रेक माई विंडोज, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत ज्यादा चोरी होती थी। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, BMW नहीं चाहता था कि वो ड्रिफ्ट में आए, लेकिन लोग चाहते थे कि BMW ड्रिफ्ट में आए, है ना। वहीं दूसरी तरफ मर्सिडीज और ऑडी ने अपना सेफ गेम खेला। मर्सिडीज ने ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस 1995 में किया और ऑडी फुल ऑल व्हील ड्राइव क्वाड्रो पे शिफ्ट हो गया। ये दोनों ब्रांड्स ओवरस्टीयर यानी ड्रिफ्ट को हटा रहे थे, मतलब ड्रिफ्ट टोटल बाइकॉट। और इसमें उनको फायदा दिख रहा था, क्योंकि ड्रिफ्ट का ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया ही नहीं गया था, क्योंकि एक डेंजरस स्पोर्ट था और कोई भी कार ब्रांड डेंजरस स्पोर्ट को क्यों ही प्रमोट करेगा। लेकिन फिर 2001 में जापान का D1 ग्रैंड प्रिक्स शुरू हुआ और 2004 तक अमेरिका में भी फॉर्मूला ड्रिफ्ट चैंपियनशिप लॉन्च हो चुकी थी। लेकिन सीन में एंट्री होती है BMW के पापा की। 2001 के एंड में जब ड्रिफ्ट हर जगह फेमस हो रही थी, BMW ने डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल DSC इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एक ऐसा सिस्टम था जो जैसे ही गाड़ी स्लाइड करती तुरंत पावर को कट करके ड्रिफ्ट को रोक देता। ये ऑफिशियली एक सेफ्टी फीचर था, पर इंटरनली BMW को ये भी इंश्योर करना था कि उनका ब्रांड इनलीगल ड्रिफ्टर से न जुड़े। लेकिन सीक्रेटली BMW ड्रिफ्ट लवर्स को इग्नोर भी नहीं कर रहा था। M कार्स और परफॉर्मेंस BMW अभी भी रियर व्हील ड्राइव और मैकेनिकल LSD के साथ आती थी, जो ड्रिफ्टिंग के लिए परफेक्ट कॉम्बो था। मतलब चुप चुप के BMW ने अपनी विंटर ड्राइविंग स्कूल में ड्रिफ्ट ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी 2006 में। और स्वीडन में आइस एक्सपीरियंस नाम का
का एक BMW अप्रूव प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ, जिसमें फ्रोजन आइस लेक्स पर कंट्रोल ड्रिफ्टिंग सिखाई जा रही थी। मतलब ऑफिशियली BMW ड्रिफ्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहा था, पर एक सेफ वे में एंथुसियास्ट को एंगेज भी कर रहा था। और फिर पूरे 5 साल बाद 2011 में BMW को समझ में आता है कि वो असल में ड्रिफ्टिंग के लिए बना है। और 25 साल के अपने इस रिश्ते को दुनिया से छुपाने के बाद BMW ने फाइनली एक एड बनाया, जिसमें BMW कनाडा ने 1 सीरीज एम कूपे को फुल ऑन ड्रिफ्ट शोकेस किया था। गाड़ी ड्रिफ्ट करते हुए कंक्रीट वॉल्स के बीच से साइडवेज जा रही थी, स्मोक निकाल रही थी और BMW ओपनली ड्रिफ्ट को सेलिब्रेट कर रहा था। और ये पहली बार था जब BMW ने ऑफिशियली ड्रिफ्ट को अपनाया था। और फिर BMW यही नहीं रुका। BMW ने केप टाउन में एक राउंड अबाउट को पूरा ब्लॉक करके एक सिनेमैटिक ड्रिफ्ट शोकेस किया, जहां 5 BMW 235 EI कूपेज एक इंसेन सिंक्रोनाइज्ड ड्रिफ्ट शोकेस कर रही थी। ये एक ऑफिशियल BMW प्रोडक्शन था और इसका गोल था फन टू डाइव इमेज को पुश करना। मतलब BMW ने ड्रिफ्टिंग को मार्केटिंग एडवांटेज बनाना शुरू कर दिया था और 2017 तक BMW का स्टैंड पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वो ड्रिफ्टिंग को परफॉर्मेंस मार्केटिंग का हिस्सा बना चुका था। BMW ने ऑफिशियल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट किया, एक M5 जो 8 घंटे तक कंटिन्यूअस ड्रिफ्ट कर रही थी और इस ड्रिफ्ट के बीच एक M5 पैरेलल चलकर रिफ्यूल भी कर रही थी। और 2018 में F19 M5 लॉन्च हुई ड्रिफ्ट मोड के साथ। मतलब ऑल व्हील ड्राइव होने के बावजूद एक बटन दबाओ और पूरा पावर रियर व्हील पर भेजो और ड्रिफ्ट के मजे लो। देखो भाई, जो चीज आज गलत लगती है कल दुनिया को वही चाहिए होती है। जो चीज कभी BMW के लिए बस एक गलती थी, आज वही उसका स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है। एक टाइम था जब BMW को लगता था ड्रिफ्टिंग एक रोड हुलीकॉन का काम है, ऐसे लोगों का जो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सच क्या था, ड्रिफ्टिंग एक स्टंट नहीं, एक आर्ट है, एक स्किल है, एक स्टाइल है। और BMW के फैंस ने ये प्रूव कर दिया जब उन्होंने E30s और E36 लेके इंडस्ट्रियल एरिया, पार्किंग लॉट्स और रेस ट्रैक पर साइडवेज जाने लगे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि BMW सिर्फ तेज चलाने के लिए नहीं, ड्रिफ्ट करने के लिए भी परफेक्ट है। और आज का सीन देख लो, BMW खुद ड्रिफ्ट मोड डाल रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड ड्रिफ्ट करवा रहा है, ड्रिफ्ट चैंपियनशिप स्पॉन्सर कर रहा है। मतलब जो चीज पहले ये नहीं चलेगा थी, आज वही यही तो चाहिए बन चुकी है। और ये सिर्फ BMW की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कुछ अलग करना चाहता है। अगर तुम किसी नई चीज पर काम कर रहे हो, किसी नए ड्रीम को चेस कर रहे हो या कुछ ऐसा करना चाहते हो जो दुनिया को समझ नहीं आता, तो याद रखना, पहले लोग हंसेंगे फिर वो मरा करेंगे, लेकिन जब तुम सक्सेस दिखा दोगे तो वही लोग उसे अपनाएंगे। BMW का ड्रिफ्ट सीन भी ऐसे ही बना, पहले लोगों ने इग्नोर किया, फिर टॉलरेट किया और आखिरी में खुद ही शान बन गया। तो जो भी करना है फुल थ्रॉटल चलो, साइडवेज सोचो और दुनिया को अपनी कहानी लिखने दो। आज जो लोग तुम्हारे आइडियाज को समझ नहीं पा रहे, कल वही लोग तुमसे सीखने आएंगे। बस यही थी ड्रिफ्ट की कहानी और ये कहानी शायद तुम्हारी भी हो सकती है।